चलो ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑफलाइन एज वेल एज आवर ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये मिक्स्ड मोड बड़ा कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है, किससे बात कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन में लाइक यू नो कि दिस इज द मोड, ऑफलाइन में समटाइम्स लगता है कि इधर देखो, समटाइम्स लगता है उधर देखो, सो इट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन है। कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हो रहा है। होपफुली वैसे नेक्स्ट ईयर आई थिंक ऐसे होगा नहीं, होपफुली जिस तरीके से वैक्सीनेशन वगैरह रोल आउट हो रहा है, तो लेट्स होप पॉजिटिवली कि अगले साल ऐसे ना करना पड़े, है ना। चलो तो लाइक वी वर डिस्कसिंग फ्रिक्शन एंड वैसे एक बार एक सर्वे कर लेता हूं कि कितने लोगों ने पेपर सॉल्व किए हैं। यस, अभी मैं ऑफलाइन में तो मैंने पूछ लिया लगभग कितने लोगों ने पेपर सॉल्व किया। अभी नहीं कर पाए, नहीं पढ़ पाया, तुमने तो पूछ ही लिया। वरुण, भूमिका, एनालाइज ये एनालाइज क्या होता है? ऐसे देखा ना, ये ऐसे तो एनालिसिस हो गया। बट फिर भी एनालिसिस में क्या किया सर? मतलब जैसे जो सर जो क्वेश्चन मतलब हो सकते थे ना, मतलब वो ट्राई कर लिए, लेकिन जो मतलब हो सकते थे वो देख लिया, ऑब्जर्व नहीं करा मैंने। अच्छा, हाँ जी बेटा। अच्छा, मतलब पूरा का टाइम नहीं था, बट ठीक है थोड़ा बहुत ट्राई किया था। अभी करा ही नहीं, स्टार्ट भी नहीं किया सर। क्लास के घर पहुंचते क्लास शुरू हो गई। ओहो। ये भी चक्कर हो जाता है। कितने बजे तक चलता है फिर जी क्लास? 8 बजे तक। हाँ, 8 बजे फिर स्टैमिना खत्म हो जाता है। स्टार्ट कितने बजे होता है? 3:30। आज भी है, आज भी है। यानी हिंट दे दिया कि कल मेरे से मत पूछना। ऐसा है क्या? ओके ओके, ध्रुव शांडिल्य सेठ की आंसर की में शायद कोई एक आंसर रॉन्ग थे। एक बार ध्रुव बता देना कौन सा है, मुझे मैसेज कर देना ध्रुव, ठीक है ना, बाद में। बोल रहे क्वेश्चन नंबर 2 में शायद गलत थे, चलो देख लूंगा, है ना। अच्छा, मैं एक छोटा सा सर्वे कर लेता हूँ ऑफलाइन वालों से, तो मैंने पूछ लिया। बाय द वे सबको क्यूरियोसिटी रहता है कि ऑफलाइन में आए कितने हैं, ठीक है ना। तो मैं इतना जल्दी नहीं बताऊंगा, बट हाँ धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। ओके, ध्रुव शेष की 13 नंबर क्वेश्चन में भी शायद कुछ गड़बड़ है, चलो देख लेंगे, है ना, 13 वाला भी। अच्छा, ये बताओ कि कितने लोगों ने ट्राई किए हैं? यस, कैन आई हैव ए क्विक सर्वे? ओके, आर्यन सेज यस यू हैव ट्राइड, चलो गुड। और किसी ने ट्राई किया? आर्यन ने तो हाँ बोला, बाकी किसी का हाँ नजर नहीं आ रहा। सबके लगता है 3:30 से 8 फिट जी क्लासेस। यही बोल सकते हो, और क्या। अब देख रहे हो, बिल्कुल मेरा सेंटेंस खत्म हुआ कि आधार ने तुरंत एक आंसर दिया। अब गेस करो क्या आंसर है। आधार ने आंसर दिया, पूरा नहीं किया, कल फिट जीवित होते। ठीक है ना। चलो ओके, सो लाइक रीजंस आर वेरी कॉमन, हाँ। चल एनीवे, एक काम करो, एक दिन और टाइम ले लो, पर आज फिर जी का एक्सक्यूज मत देना। ठीक है ना, आज ट्राई कर लेना और फिर कल डिस्कस कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि शायद सेकंड और 13 भी एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ओपिनियन आया हुआ है कि सेकंड और 13 का शायद आंसर चॉइस गलत है। तो यहाँ पे ओपिनियन है, मैं भी देखा तो नहीं, मैं भी देखूंगा, ठीक है ना। या कल एक बार चेक कर लेंगे, एक बार डाउट आउट टाइप के। और आंसर चॉइस में है या नहीं? हाँ, 5√2, तुम 10√2 बोल रहे हो? अच्छा, और उसमें ऑप्शन है 10√2, है ना। तो क्या ऑप्शन बदल जाएगा और सी के जगह कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे कुछ हो तो चेंज कर लेंगे ध्रुव, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज हम लोग फिर से अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा अच्छे से अटेंड कर लो, एंड देन मे बी वी कैन मेक एन अटेम्प्ट, ठीक है ना। एंड दैट इज, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, या इस इक्वेशन से। हम लोगों ने अभी तक वर्टिकल वॉल पे अटकाने का सिस्टम अभी तक किया है ना, तो उसको करता है। तो सपोज एक मास m है और न्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है ना। या एक काम करो, पहले फ्रिक्शन लेस से स्टार्ट करो, यानी u = 0। तो अगर ये वर्टिकल वॉल है, as you can see the wall is vertical, ठीक है ना। तो क्या मैं कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स देके इसको अटका सकता हूं, मतलब टिका सकता हूं? और जितना मर्जी वर्टिकल फोर्स अलाउड है, लेट्स से ये सिचुएशन है,
तो क्या मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स देके इस ब्लॉक को रोक सकता हूँ? यानी सिचुएशन इज सिमिलर टू दिस कि ये ब्लॉक हो गया और मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रहा हूँ ऐसे करके यूं, तो क्या इसको टिका सकते हो? नहीं। ओके, नो आंसर आ गया अभी ऑलरेडी। इधर से भी नो आंसर आ रहा है। इशिता, वंश, ध्रुव सेज नो आंसर। एक बार नो का फटाफट एक्सप्लेनेशन दे दो और मे बी तुम लोग में से कोई ट्रैक कर भूमिका। नो क्यों? अच्छा तूने बताया नहीं आंसर, चलो ठीक है तुम बताओ बेटे। अक्षिता। हाँ आई थिंक इट्स एन इजी क्वेश्चन है ना, एक बार सोच लो। इज दैट इसका जो वेट है वो mg, और अगर मैं कितना भी फोर्स देता हूं वो नॉर्मल रिएक्शन में ट्रांसफॉर्म होगा। अगर मैं ज्यादा फोर्स देता हूं तो ऑब्वियसली वॉल से भी ज्यादा फोर्स आएंगे तो नॉर्मलेशन, लेकिन वर्टिकल फोर्स कौन देगा? तो देखो जब तक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ तो ना मतलब 0.01 भी दे दो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो चाहिए। यानी म्यू 0 पे तो कुछ नहीं होगा, द ऑब्जेक्ट हैज टू फॉल चाहे कितना भी फोर्स लगा। ठीक है, आई थिंक दैट्स सिंपल। लेकिन अब अगर म्यू दे देता हूं तो इन दैट केस क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एफ रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टली मिनिमम, है ना? व्हाट इज द एफ मिनिमम रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टली टू स्टॉप द बॉडी फ्रॉम मूविंग? ठीक है ना? I think Lakshya, Vansh, everyone has given the reason is that horizontal force provides the friction. अब लक्ष्य तुम्हारी लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा आपत्ति करूंगा, यानी इन द सेंस कि विल प्रोटेस्ट अ बिट. What you are writing is the horizontal force provides the friction. I think that would be a little wrong way of saying it. I'm sure in your mind you have the right answer, but the way you are writing is little wrong. इसमें ये बताना पड़ेगा कि horizontal force के वजह से नॉर्मलेशन क्रिएट होगा, और अगर फ्रिक्शन अवेलेबल होंगे इन दैट केस क्या होगा ना, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ वो करके बैलेंस करेंगे, है ना? तो एफ मिनिमम अगर होगा तो इन दैट केस कैसे निकालेंगे? तो फिर नॉर्मलेशन भी वही होगा एफ मिनिमम, है ना? तो therefore mu into f minimum will be mg, यानी f minimum आ गया mg by mu. Oh, that's quite simple. ठीक है ना? अब क्वेश्चन थोड़ा बदल देता हूं, and that is सपोज मैं एंगल वाला भी अलाउ कर रहा हूं ऐसे करके, कुछ वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ले लो, तो इन दैट केस f minimum कैसे निकालें? थीटा एंगल, यानी अब क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल लगाते हो तो दैट केस पूरा ही नॉर्मलेशन होता है, और म्यू इनटू दैट नॉर्मलेशन इज इक्वल टू mg, तो उससे आ गया mg by म्यू। यानी इस केस में तो f मिनिमम आ गया, तो यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए तो f मिनिमम आ गया इक्वल टू mg by म्यू। अब अगर फोर्स एंगल पे देना अलाउड कर दो तो दैट केस क्या होगा? ठीक है, लावण्य, इशिता, they have given the right answer. अच्छा, फिर तो और भी तीन सिमिलर है, अक्षिता, अशिता एंड इशिता, like they are very similar. कंफ्यूजन का बहुत स्कोप है। ओके, ध्रुव has given mg by mu sin theta. इतना सिंपल आंसर आ गया, चलो देखते हैं। सर mg by cos theta plus mu sin theta, हाँ, क्योंकि इस बार कुछ मदद तो f cos theta का भी मिल रहा है, तो यानी एक कंपोनेंट हो गया f cos theta ये वाला, और एक हो गया f sin theta, है ना? और अगर जस्ट वो करना चाहता हूं तो दैट मींस क्या होगा, mu into f sin, है ना? क्योंकि नॉर्मलेशन होता है f sin theta, तो यानी mu into f sin theta प्लस f cos theta is equal to mg, यानी f मिनिमम आ गया इक्वल टू mg by, ठीक है ना, cos theta प्लस mu sin theta। अगेन द सेम थिंग, 1 प्लस mu स्क्वायर। हां, यानी क्या होगा ना, अगर मान लो मैं, हां, अगर f मिनिमम निकालना चाहता तो क्या होगा, इसका तो हमें पता मिनिमम क्या होता है, sin theta प्लस b cos theta वाला चीज, है ना? तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, माइनस sin theta प्लस mu cos theta इक्वल टू 0, है ना? तो देखो tan theta इक्वल टू 0, यानी फिर से वही चीज मिल रहा है कि थीटा अगर मैं tan इनवर्स mu वाले एंगल पे लगाता हूं विद द वर्टिकल, तो दैट केस क्या होगा, f मिनिमम लगाना, है ना? यानी f मिनिमम क्या हो गया फाइनली, वही एक्सप्रेशन आ गया, देखो mg by अंडर रूट ऑफ 1 प्लस mu स्क्वायर, और कौन से थीटा पे, ना tan इनवर्स लो, तो अगर इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो यहां पे mu अवेलेबल है, ठीक है, इन दैट केस वर्टिकल के साथ एक गड़बड़ हुआ है कि इसमें लॉगिन में कई सारे, एक्चुअली मैं लिस्ट देखने के लिए नीचे चला गया ना, लॉगिन वाले सारे ऊपर रखे हैं, तो मैं देख रहा हूं बार-बार, लॉगिन में कोई दिख नहीं रहा। अब दिख गया। बेटा अब एक दो और दिख गए।
ये ऑनलाइन ऑफलाइन इकट्ठे संभालना। ओके, आर्यन ने एक मैसेज भी कर दिया इसे कि अविरल वगैरह ये सब बाहर खड़े हैं, अभी अंदर करो। चलो, ओके, दैट्स राइट। इशिता has also given the same answer. ध्रुव शांडिला बेटे, mg by mu sin theta नहीं होगा। आई एम श्योर नाउ यू मस्ट हैव वर्कड ऑन इट। यस सर, वो जल्दी में थोड़ा सा गलत हो गया था। इसकी मैंने तो व्हाट्सएप भी करा था उसके बारे में। अब वो है ना, व्हाट्सएप तो चेक भी नहीं किया, तो इसलिए कुछ पता नहीं अभी। ठीक है ना, चलो एनीवे, तो f मिनिमम इज व्हाट, mg by 1 plus mu स्क्वायर। और देखो सिमिलर चीज आ रहा है हमने, लेकिन जबकि पिछले बार हमने किया था हॉरिजॉन्टल और ऐसे एंगल पे, इस बार वर्टिकल वाले में भी देखो ऐसे सिमिलर एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो f मिनिमम रिक्वायर्ड इज मिनिमम इज दिस। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा। दो तीन क्वेश्चंस पुराने जैसे हमने किए थे ना, उसी पर रिव्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गेन करना है। नंबर 1 इज दैट, सपोज मैंने क्या किया, फिर से वही वॉल वाला क्वेश्चन ही है, पर इस बार दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और ये f है। अभी मैं इसका थोड़ा सा एक जनरलाइज्ड एनालिसिस करना चाहता हूं, ठीक है ना। ये सपोज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ1 है और इसका μ2 है और इसका m1 है, इसका m2 है। भाई नाउ okay, a general question now actually, let me ask a general question is that कौन सा फास्टर आएंगे नीचे, या चलो वो भी छोड़ो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सो लेट्स लुक एट द पॉसिबिलिटीज। व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, बोथ एट रेस्ट। यस सर। तो उसके लिए भी कुछ f चाहिए होगा, तो अब मैं ना f को वो करना चाहता हूं, कंडीशन निकालना चाहता हूं बिटवीन f μ1 μ2 m1 m2। मैं कंडीशन निकालना चाहता हूं, किस चीज के लिए, ना एक एक चीज को सेटिस्फाई करने के लिए। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या निकल आता है। नंबर 1, ऑल या बोथ, ऑल क्या, बोथ एट रेस्ट, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है सपोज a1, इसके नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है सपोज a1 और इस पे सपोज a2। तो पॉसिबिलिटी नंबर 2, a1 is equal to a2 and they are coming together, ठीक है। a1 is equal to a2 is equal to and both are non zero, यानी दोनों साथ साथ आ रहे हैं, है ना, यानी coming down together। ये सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकता है कि m1 आ जाए, हां उसी पे आ रहा है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, a1 and a1 greater than a2 both non zero, both not equal to 0, ठीक है। फोर्थ है a1 नॉन जीरो a2 0, excuse me sir, a2 greater than a1 both non zero। सिक्स्थ है a2 नॉन जीरो एंड a1 0। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। 6 पॉसिबिलिटी। सर वो सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर ब्रैकेट्स में क्या लिखा है, कमिंग डाउन टुगेदर। ओके सर, कमिंग डाउन टुगेदर। अभी सुनो, अभी पॉसिबिलिटीज क्या क्या निकल रहा है। एक तो ना चॉक एंड बोर्ड का ना इतना क्लैरिटी नहीं आता मेरे को, मैं बोर्ड मार्कर में ज्यादा क्लैरिटी आता है ना। मैं खुद ही देख रहा हूँ कि बात सही है, इसमें रीडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। तुम लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपना स्क्रीन में पढ़ रहा हूँ। अगर मान लो मुझे नहीं पता तो मैं क्या लिखा, तो मैं भी अच्छे से देख ले क्या लिखा है, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। कमिंग डाउन टुगेदर, तो बड़ा लिखेंगे तो ये हो गया डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि दोनों नॉन जीरो टुगेदर, दोनों एट रेस्ट, a1 ग्रेटर देन a2, यानी ये फास्टर ये स्लोअर चल रहा है लेकिन दोनों चल रहे हैं। फिर a1 नॉन जीरो a2 जीरो, यानी ये रेस्ट पे है ये चल रहा है, ठीक है ना। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, फाइन। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि a2 ग्रेटर देन a1, यानी ये जल्दी चल रहा है ये स्लो चल रहा है, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और फिर a2 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये रेस्ट पे है लेकिन ये नीचे जा रहा है। ये 6 पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें से क्या हम कुछ पॉसिबिलिटीज को डिस्काउंट कर सकते हैं कि ये तो हो नहीं सकता, फिर हम बाकियों पे फोकस करेंगे। और अगर 6 के 6 पॉसिबिलिटीज है और पॉसिबल है, तो इन दैट केस वी हैव टू डिस्कस विद ऑल द केसेस, है या नहीं। तो अब बताओ 6 में से कौन से केसेस पॉसिबल नहीं है, या सारे 6 पॉसिबल है? अब सोच के बताओ। सर a2 ग्रेटर देन
A2 Excuse me, sir. पॉसिबल नहीं है. Okay, sixth one not possible is what Ishita is saying. Sixth one is like A2 not equal to 0 and A1 is equal to 0. यानी ये रेस्ट पे है और ये नीचे आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं सर है. 4 and 6 सर पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि हमारे पास सर कुछ फ्रिक्शन है, तो सर एक्सेलरेशन 0 हो ही नहीं सकती. नहीं, फर्स्ट केस पॉसिबल नहीं है. सर मैंने बोला 4th और 6th. अच्छा, फोर्थ और सिक्स्थ बता. चलो ठीक है, फोर्थ और सिक्स्थ पॉसिबल नहीं कह रहे, यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि फोर्थ और सिक्स्थ पॉसिबल है. सिक्स्थ का तो आई थिंक इधर भी किसी ने बताया था, है ना? कौन बताया? हाँ, तुम बताया. ठीक है, एक काम करते हैं कि फोर्थ और सिक्स्थ में सबको नजर जा रहा है, तो देखो सिक्स्थ वाला पहले स्टार्ट है ना. तो सिक्स्थ वाला देखते हैं. A2 is not equal to 0 and A1 is equal to 0. यानी अगर ये पॉसिबल है सिक्स्थ वाला, तो यानी क्या होगा? ये बैठा हुआ है, ठीक है ना? नहीं सॉरी, ये वाला रेस्ट पे है और ये नीचे जा. अच्छा, देखा जाए इससे होगा तो, अगर हमें ऐसे होगा कि ये नीचे जा रहा है और ये रेस्ट पे है, यानी ये रिलेटिवली नीचे जा रहा है, तो इसका फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा. इधर वाला फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ होगा और वेट ऊपर नीचे की तरफ होगा. तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है. ठीक है. अच्छा, एक चीज बताओ, ऐसे केस में इसका एक्सेलरेशन g से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा. क्योंकि ये दोनों ऊपर वाला फोर्स अगर नहीं होता तब तो g होता, क्योंकि तब तो वेट ही रहेगा. पर ये दोनों ऊपर वाला फोर्स है, रिडक्शन हो जाएगा, नहीं क्योंकि g से कम होगा. यानी अगर ये पॉसिबिलिटी है भी, सब लोग डिस्काउंट कर दिया और बात भी सही है, पॉसिबल नहीं, बट लेट्स से अगर है, इन दैट केस इसका एक्सेलरेशन का g से ज्यादा होना पड़ेगा, सॉरी g से कम होना पड़ेगा. इतना तो पता चला. लेकिन दूसरे फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा? ये फ्रिक्शन अगर इसके ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि रिलेटिवली नीचे जा रहा है, तो यानी वही फ्रिक्शन दूसरे वाले बॉडी पे क्या नीचे की तरफ लगेगा, और उस बॉडी पे वेट भी नीचे की तरफ है. आई एम नॉट काउंटिंग द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस राइट नाउ. अभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को मैं ध्यान नहीं दे रहा. तो यानी इसका एक्सेलरेशन तो होगा ग्रेटर देन g. यानी क्या कंक्लूजन आ रहा है कि अगर इसका एक्सेलरेशन 0 करना चाहते हो और इसका एक्सेलरेशन चाहते हो, इन दैट केस कंक्लूजन क्या आ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन लेस देन g होना चाहिए और इसका एक्सेलरेशन मोर देन g होना चाहिए. ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजंस आ गया ना. तो वही सेम क्या बताया था, एक ग्रीक शब्दों का जाल बताया था, क्या? रिडक्शियो एड एब्सर्डम. यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि होगा या नहीं होगा, तो मैंने मान लिया होगा, और होगा एज्यूम करके जो रिजल्ट आ रहा है वो नहीं होगा वाला. क्यों? क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि बॉडी रेस्ट पे और ये नीचे आ रहा है. ऐसे में क्या आ रहा है? इसका एक्सेलरेशन लेस देन g होना चाहिए, इसका ग्रेटर देन g. यानी कंक्लूजन कहां मैच कर रहा है अपने ओरिजिनल असम्पशन के साथ. तो यानी ये पॉसिबल तो नहीं है. चलो ठीक है, सो लेट मी डिस्काउंट दिस. चलो नहीं पॉसिबल. इधर से फोर्थ का भी ऑप्शन बता रहे थे, इशिता ने सिक्स्थ बताया वस्तु. फोर्थ में क्या हो रहा है? फोर्थ में A1 नॉन जीरो है और A2 जीरो. तो A1 नॉन जीरो, A2 जीरो. ठीक है, A1 नॉन जीरो, A2 जीरो. फोर्थ वाला मना कर रहे हो. फोर्थ वाले के क्या ओपिनियन है? तुम लोग क्या ओपिनियन है? पहले देखो तो फोर्थ केस है क्या? ओके, लक्ष्य हो सकता है सर. फोर्थ वाला नहीं हो सकता. फोर्थ वाला क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि सर पहले से ही हमारे पास सर कुछ ना कुछ तो सर वो दे रखी है फ्रिक्शन, तो सर फ्रिक्शन के बिना ही सर वो पॉसिबल ज्यादा है ना, मतलब. अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक सिचुएशन सोचो जरा कि यहाँ का फ्रिक्शन बहुत लार्ज है. सपोज मैं फोर्थ वाले के लिए बता रहा हूँ. सपोज mu2 इज वेरी लार्ज को मैं डबल एरो से दिखा रहा हूँ ऊपर की तरफ, देखिए वेरी लार्ज. एंड लेट्स से mu1 इज वेरी स्मॉल. तो क्या होगा? ये वाला फ्रिक्शन रोक देगा इसको, लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन ही नहीं मिलेगा. तो यानी पर सर सफिशिएंट फोर्स ही नहीं मिलेगी ना उसे M2 को सर, उसकी वजह से, क्योंकि सर वो तो स्लाइड डाउन कर जाएगा M1. तो सर उसके बाद तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो एक देखो फोर्स कितना है उसमें तो मैटर करेगा, बट पॉसिबल है या नहीं मैं इस पर बात कर रहा हूं. तो अगर मान लो ऐसे कुछ हो जाए तो दैट केस क्या होगा ना, ये बॉडी सपोज रेस्ट पे है, यानी अगर ये बॉडी रेस्ट पे तो ये नीचे जा रहा है, यानी इसके फ्रिक्शन इस तरफ है, लेकिन उसका फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत कम है. क्यों? क्योंकि म्यू बहुत कम है और वो फ्रिक्शन इसके ऊपर इधर लगेगा, लेकिन ये वाला फ्रिक्शन है बहुत वैल्यू ज्यादा. ये तो रोक सकता है ना फिर इसको, इन दोनों का इफेक्ट कोई अकेला रोक सकता है. यानी पॉसिबिलिटी तो है ना, इम्पॉसिबल कहां बना? तो देयरफॉर फोर्थ वाला पॉसिबल तो है कि ये नीचे आ रहा है और ये रेस्ट पे आ रहा है. और एक एक्सट्रीम केस समझ लो, क्या कि सपोज यहां पे फ्रिक्शन और यहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं, mu1 को 0 की तरफ कर लो, यानी एकदम 0 के आसपास कर लो, यानी इस पे फ्रिक्शन ही नहीं है, समझ लो. यानी क्या होगा? ये नीचे आ सकता है. और उस वाले में क्या होगा ना, तुमने फोर्स तो दिया ये वाला, तो उसको उस वाले फ्रिक्शन से क्या होगा ना, M2 को रोक सकता है. तो इसलिए फोर्थ वाला तो देखो पॉसिबल है.
फोर्थ वाले में कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा पॉसिबल नहीं है? हाँ ओके, यू बता रहे हैं कि फिफ्थ वाला पॉसिबल नहीं है। लेट्स लुक एट द ओपिनियन ऑफ द अदर्स। ध्रुव शांडिल्य सेज कि फोर्थ तो पॉसिबल है लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, फोर्थ तो पॉसिबल हो गया, इसलिए मैंने काट दिया। फिफ्थ वाला पॉसिबल है या नहीं? A2 ग्रेटर देन A1। ओके देखो, A2 A ग्रेटर देन A1 के लिए भी ये सिचुएशन है क्या? तो लेट्स एज्यूम वही मेथड अपना रिडक्शन एड अब्सर्ड। चलो A2 ग्रेटर देन A1 मान लिया। तो अगर A2 ग्रेटर देन A1 होगा तो इन दैट केस क्या होगा? ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो जल्दी जा रहा है, यानी रिलेटिवली नीचे जा रहा है, तो ये वाला फ्रिक्शन ऊपर की तरफ हो गया, यानी इसका फ्रिक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ। कम हो ज्यादा वो बात की बात, और ये वाला फ्रिक्शन तो हमेशा ऊपर ही होगा, इसका फ्रिक्शन कर नहीं सकते। यानी अगर A2 ग्रेटर देन A1 होता है, इन दैट केस फ्रिक्शन का ये फॉर्म है। अगर A2 ग्रेटर देन A1 होता है तो ये बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? लेस देन g आएगा। क्यों? क्योंकि इसका वेट से कम ही हो रहा है फोर्स, नेट फोर्स के ऊपर की तरफ फोर्स है, इसका क्या है? ग्रेटर देन जी आ रहा है। क्यों? वेट तो है ही है, फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ, यानी A1 ग्रेटर देन जी और A2 लेस देन जी। यानी अगर मैं ये एज्यूम कर लेता हूं फिफ्थ वाला, अगर मैं फिफ्थ वाला एज्यूम करता हूं कि A2 ग्रेटर देन A1, यानी इसका ज्यादा एक्सेलरेशन इसका कम एक्सेलरेशन, तो कंक्लूजन क्या आ रहा है? A1 ग्रेटर देन A2। कंक्लूजन आ रहा है A1 ग्रेटर देन A2। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस चीज को एज्यूम कर रहे हो उसके उल्टा कंक्लूजन पे हम पहुंचे, यानी फिफ्थ भी पॉसिबल नहीं। चलो ठीक है, फिफ्थ भी काट देता हूं। और कोई? A1 ग्रेटर देन A2 पॉसिबल है? A1 ग्रेटर देन A2 कब होगा? जब इसका फ्रिक्शन कम होगा और इसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो A1 ग्रेटर देन A2 हो सकता है। तो इसलिए A1 ग्रेटर देन A2 हो सकता है ये वाला, और A1 नॉट इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0। तो वही बात हो गया कि मान लो यहाँ का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है और यहाँ का फ्रिक्शन बहुत कम है, ये वाला, तो इन दैट केस A1 नीचे आ रहा है और A2 रुका हुआ है, यानी पॉसिबल तो है बोथ। सॉरी, ये वाला, ये तो पॉसिबल है, इसलिए ये तो पॉसिबल है। थर्ड वाला, फोर्थ वाला, थर्ड वाला हो सकता है A1 ग्रेटर देन A2। सर पॉसिबल है सर थर्ड वाला, यानी थर्ड वाला उसी लॉजिक से पॉसिबल हो पाएगा, है ना? कि अगर A1 ग्रेटर देन A2 कर दो तो इसका ऐसे हो जाता है, इसका फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, इसका फ्रिक्शन नीचे की तरफ, लेकिन इधर वाला फ्रिक्शन ज्यादा है, यानी कब होगा ना? अगर मान लो इसका फ्रिक्शन ज्यादा होता है और इसका फ्रिक्शन कम होता है ना? अगर मान लो μ2 ज्यादा होता है और μ1 कम होता है, तो इन दैट केस ये पॉसिबल है। कौन सा? थर्ड वाला। तो थर्ड वाला तब होगा जब μ2 इज लार्ज and μ1 is small। एक्चुअली इतना जल्दी हम कंक्लूजन ना करें, मास वास पे ना डिपेंड करें, है ना? तो ये सब चीजें भी देखना पड़ेगा, ठीक है? चलो ठीक है। और A1 A2 इक्वल टू A2 नॉट इक्वल टू 0, ये तो हो ही सकता है ना? कैसे हो सकता है? यहाँ फ्रिक्शन है ही ना, यहाँ पे फ्रिक्शन है और दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, पॉसिबल है? सोच लो, सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है और यहाँ फ्रिक्शन है और दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, क्या पॉसिबल है? हाँ सर, मतलब अगर न्यूटन का फ्रिक्शन है तो फिर टाइम भी फिर एक साथ नहीं सब पूरे को एक से स्टार्ट आ जाएगा। हाँ ठीक है, बट फ्रिक्शन वैसे नहीं हो जाएगा कि एक एक्सेलरेशन g से ज्यादा हो जाएगा, एक एक्सेलरेशन g से कम हो जाएगा। नहीं सर, उसके रिस्पेक्ट में तो वो नहीं कर रहा था फ्रिक्शन। कोई देखो, एक एक्सट्रीम केस लिया है, अगर इसका फ्रिक्शन गायब कर दो, मान लो फ्रिक्शन है ही नहीं पर यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, मान लो अवेलेबल, तो क्या होगा? सर M2 ज्यादा देने से हाँ M2 ज्यादा देने से आएगा, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। क्यों? सर क्यों? टेंडेंसी तो g के बराबर ही होता है सर M2 पे जो μ1 वाली फोर्स होगी वो ऊपर की तरफ लगेगी और उस पे नीचे की तरफ। अगर ऐसे होगा तो इसका एक्सेलरेशन g से ज्यादा हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, हाँ जी सर। ये एक प्रॉब्लम है, तो क्या करें? तो ये पॉसिबल है या नहीं? हाँ ओके देखो, अगर इसका फ्रिक्शन गायब कर दो
और फोर्स लगाओ तो दोनों इकट्ठे आएंगे और बीच में भी फ्रिक्शन अवेलेबल होते हुए भी फ्रिक्शन जनरेट नहीं बोला था। चलो मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम। जो भी यानी अगर मान लो म्यू2 को मैं गायब कर देता हूं और म्यू अवेलेबल है, यहाँ पे म्यू1 तो है, लेकिन तुमने जब फोर्स दिया होगा ना तो देखना दोनों इकट्ठे आएंगे पर फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। दोनों इकट्ठे आ रहा है तो रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा और ना ही टेंडेंसी है कि दोनों की टेंडेंसी जी के बराबर है या नहीं। ओके, एक और केस सोचो जरा, एक और केस थोड़ा सा सोचो, एंड दैट इज सपोज म्यू2 इज वेरी लार्ज। मैं पूछ रहा हूं ये वाला केस के कमिंग डाउन टुगेदर थिंग्स। सपोज sorry, म्यू2 इज वेरी स्मॉल, म्यू2 इज वेरी स्मॉल एंड म्यू1 इज वेरी लार्ज। तो क्या ये पॉसिबिलिटी होगा? नहीं, जीरो वाला केस तो चलो हमने कन्विंस कर लिया कि जीरो वाले में तो हो सकता है, मतलब अगर म्यू2 जीरो कर दो और अगर म्यू1 रखो तो इन दैट केस क्या होगा? म्यू1 है लेकिन फ्रिक्शन जनरेट नहीं है। So these are logical things sir. अब मैं पूछ रहा हूं इस केस में क्या होगा? म्यू2 इज वेरी लेस एंड म्यू1 इज वेरी हाई। अब क्या होगा? सर साथ में मतलब कुछ देर पर फिर वो कंक्लूजन नहीं आएगा कि एक का जी से ज्यादा एक का जी से कम, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आएगी? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, एक काम करो, अगर ये पॉसिबल है सेकंड वाला, इसका एफबीडी बनाओ जरा। सेकंड वाला अगर पॉसिबल है तो इसका एफबीडी बनाओ, और अगर कोई कम ज्यादा दिखाना तो भी देख लेना। सेकंड वाले केस का where mu2 is very small and mu1 is very large, इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम है और अब दोनों का एक्सेलरेशन g से थोड़ा कम है। तो अगर मान लो म्यू2 इज वेरी स्मॉल तो यानी यहां पे स्लिप कर रहा है और यहां पे रुक नहीं सकता, तो ये नीचे आएंगे और g से कम एक्सेलरेशन से आएंगे। प्रॉब्लम पता क्या है कि अगर मान लो इस पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ हो जाता है तो फिर इन दैट केस तो g से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा ना, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा और ये स्टैटिक होगा, ये यहां पे स्टैटिक होगा fs और ये हो गया तुम्हारा fk वेल, ठीक है। ध्रुव से इसकी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन में डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि पॉसिबल करा जा सकता है बाय अप्लाइंग सम फोर्स, ठीक है ना। और वैसे भी अगर जीरो पे करा सकते हो तो यानी बहुत कम फ्रिक्शन पे भी करा सकते हो, ये चीज है। और उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, वो फ्रिक्शन अपने आप एडजस्ट कर लेंगे कुछ ना कुछ करके। अब देखो दोनों का एक्सेलरेशन देखो जी से कम है, दोनों का एक्सेलरेशन जो है जी से कम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो लाइक लेट्स स्टार्ट विद, अच्छा बोथ एड्रेस तो हो सकता है कैसे ना, अगर म्यू1 म्यू2 वेरी लार्ज होता है, म्यू1 म्यू2 अगर वेरी लार्ज होता है तो बोथ एड्रेस वाला पॉसिबिलिटी तो है, उसमें कोई दिक्कत। ठीक, हाँ बेटे कोई सर ये आपने सेम नहीं पूछा था इससे पहले? हाँ सर म्यू2 जिसके अंदर आपने 0 कर दिया था, हाँ सर उसके अंदर भी सेम कंडीशन थी, हाँ, तो सेम क्वेश्चन पूछा था आपने। ऑलमोस्ट वही कंडीशन है, ये ऑलमोस्ट वही कंडीशन है कि म्यू2 इज वेरी स्मॉल यानी जीरो के आसपास ही, और पूछ रहा हूं कि इकट्ठे जा सकता है या नहीं जा सकता, तो यानी फ्रिक्शन से एडजस्ट होके जा सकता है, फ्रिक्शन आपको एडजस्ट कर सकता है। आपने तो लिखा है a1 ग्रेटर देन g और a2 लेस देन g, लेकिन हमने आपने कंडीशन तो a1 इक्वल टू a2 की बोली है, ये तो फिर किसी और चीज की कंडीशन लिख दी ना आपने। इक्वल टू और नॉन जीरो, दैट मींस व्हाट, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। मैं सेकंड वाले को पूछ रहा हूं, यानी दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, अच्छा बोथ एड्रेस तो क्वाइट पॉसिबल, आई थिंक दैट इज कन्विंसिंग टू एवरीबॉडी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट थोड़े बड़े-बड़े रखो और फोर्स थोड़ा ज्यादा लगाओ,
आई थिंक ओके, काम करते हैं सेकेंड वाले के लिए मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूं और देख लो कैसे पॉसिबल है या नहीं। ठीक है आर्यन, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन। आर्यन तुमने कुछ पूछा है तो अब मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आई होप दिस प्रॉब्लम क्लियर हो। तो मैं काम करता हूं, ये वैल्यूज दे देता हूं। लेट्स से यहां पे मैंने वैल्यूज दिया है mu2 is equal to 0.01 and mu1 is equal to 0.5। ठीक है, mu1 is equal to 0.5 और mu2 is equal to 0.01। ठीक है 0.01 और सपोज मैंने फोर्स लगाया हुआ है, सपोज अच्छा m1 m2 को देना पड़ेगा। लेट्स से ये 4 kg है और ये 6 kg है और मैंने फोर्स लगाया है मान लो समथिंग लाइक 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 52.0 100 न्यूटन। चलो 100 से कुछ होगा, तो लेट्स से 100 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया। ठीक है चलो गो अहेड नाउ एंड फाइंड आउट दी क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। तो इससे क्या ना, अगर इम्पॉसिबिलिटी होगा या नहीं होगा वो हम लोग का जो क्लियर हो जाएगा, है ना। अब ट्राई करो। चलो सब लोग ट्राई करो। ये जो है ना, ये टोटल वेट हो गया 100 न्यूटन। अगर मैं कंबाइंड सिस्टम लेता हूं तो टोटल वेट हो गया 100 न्यूटन और यहां से मैक्सिमम 1 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो सकता है। इसलिए ये दोनों का रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं, यानी आएंगे। अब आएंगे कैसे, या तो इकट्ठे आएंगे, या तो ये ज्यादा ये कम, या तो वो कम ये ज्यादा, ये पॉसिबिलिटी है। तो पहले काम करते मान लेते इकट्ठे आ रहे हैं। तो अगर इकट्ठे आ रहे हैं मानते हुए अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगा तब हम दूसरे केसेस पे जाएंगे। पहले से हम क्यों काइनेटिक बनाएंगे, देखो क्योंकि फ्रिक्शन का जो नेचर है ना पहले स्टैटिक होना चाहिए। जैसे देखा होगा बॉक्स है, मैं पुश कर रहा हूं तो पहले स्टैटिक होता है। हाँ अगर मान लो तुम लिमिटिंग के भी पार कर जाते हो तब तो काइनेटिक में बदल जाता है, बट शुरू में फ्रिक्शन का जो इनहेरेंट नेचर है वो क्या होता है, स्टैटिक बनता है। चलो ठीक है, तो स्टैटिक बनता है तो मैं इसका तो फ्रिक्शन फिक्स हो गया 1 न्यूटन, तो यानी इसका तो 1 न्यूटन है। इसका मान के चल रहा हूं कुछ फ्रिक्शन F होगा और इसका भी कुछ F होगा और बस ये हो गया 40 और ये हो गया 60। तो अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आएंगे तो ही हम दूसरे केसेस के बारे में सोचेंगे, अगर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा तो उसको मान लेंगे। तो यानी क्योंकि मैंने माना है तो लेट्स एज्यूम दैट A1 is equal to A2। मान लेते हैं क्या जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा 60 प्लस F माइनस 1, 60 प्लस F माइनस 1 है ना इज इक्वल टू 6A और इसका होगा 40 माइनस F है ना इज इक्वल टू 4। सर ऐसे कर सकते हैं, मतलब पहले ही इनकी कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल ली। हाँ इनको सिस्टम मान हाँ ठीक है चलेगा, वो कंबाइंड एक्सेलरेशन निकलेगा, दोनों को ऐड करो तो क्या निकलेगा 99/6। तो कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या आएगा 99/6 है ना। क्यों, क्योंकि इसका जो कंबाइंड वेट है 100 और यहाँ फ्रिक्शन तो 1 न्यूटन होना ही अगर चल रहा है तो हमने तो इन दोनों को रिलेटिव रेस्ट माना है, यही माना है, तो 99/6 एक्सेलरेशन है ना। ओके मेरा डिस्कशन पॉइंट था कि F के बारे में, तो देखते हैं कि F का कोई सेंसिबल वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर F का वैल्यू सेंसिबल आ रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 6/4 3/2 यानी 60 minus 59 plus F by 40 minus F is equal to 3/2। ठीक है, तो यार अब इसे F कितना है सॉल्व करो जरा, 2000 कितना है
तो 5f आ जाएगा 120 माइनस 118, तो यानी 2/5 न्यूटन है ना। हाँ 0.4 हाँ सर। सर और combined acceleration यानी f का वैल्यू 2/5 आ गया, यस वन श्योर राइट, और 0.4 आ गया न्यूटन, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हो रहा। सर combined acceleration 99/10 आएगी। हाँ 99/10, हाँ सॉरी 99/10, ठीक है ना। यानी कंबाइंड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इस केस में ना 99/10, क्योंकि वेट 100, एक फ्रिक्शन लेना है कि कंबाइंड हो गया तो दोनों का स्टैटिक तो गायब हो गया, वो इंटरनल में चला गया, तो देयरफॉर यार तो उससे भी कर सकते हो अगर चाहो तो, व्हाटएवर मेथड है। यानी क्या हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी तो है हमारे सामने हो गया, यानी वो जो डाउट आ रहा था कि ये पॉसिबिलिटी क्यों है कैसे है, तो देखो सामने आ रहा है। यानी एफ का वैल्यू कितना है 0.4 न्यूटन, यानी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है, ठीक है। मतलब सर जो हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू है वो लिमिटिंग से कम आई है इसलिए पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ वही नहीं, माइनस नहीं आया प्लस आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन माइनस आता है इसका मतलब समझो हम रिजेक्ट कर देते हैं। हम क्यों रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया उसको पलटना पड़ेगा, तो अगर मैं पलट देता हूं तो इन केस क्या होगा, ये फ्रिक्शन नीचे की तरफ हो गया, ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, यानी इसका एक्सेलरेशन g से कम और इसका एक्सेलरेशन g से ज्यादा, ये तो पॉसिबल नहीं, ये g से ज्यादा हो गया ना फिर। तो देयरफॉर इसको हमने क्यों एक्सेप्ट किया, दो वजह है, एक f का वैल्यू नेगेटिव नहीं है, दूसरी बात f का वैल्यू लिमिटिंग से कम है, और लिमिटिंग कितना है यहाँ पे ना μ1 ज्यादा पॉइंट, तो लिमिटिंग आप लोगे 15 न्यूटन, और हमने एक्सेप्ट कर लिया और आंसर भी सही आ। हाँ सर जैसे इसमें सर जैसे जो 4 kg ब्लॉक है उसके लिए एफ हमारा 0.4 न्यूटन आया है, ठीक है, मतलब वो लिमिटिंग सेक्शन से कम है, तो सर फिर हम कैसे मान सकते हैं कि 4 kg मूव कर रहा है जब उसका फ्रिक्शन लिमिटिंग सेक्शन से कम आ रहा है, तो अगर 4 kg को मूव करना है तो उसकी फ्रिक्शन को भी तो लिमिटिंग उतना ही होना चाहिए ना। ना इसका वेट है 40 न्यूटन और फ्रिक्शन थोड़ा सा कम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन देखो क्या आ रहा है 10 से बस थोड़ा सा कम है, 10 से एक्सेलरेशन है जस्ट। लेकिन सर मूव करने के लिए भी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए ना, मतलब तभी तो वो मूव करेगा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड हो जाएगा। ऐसे नहीं है, याद करके देखो जब हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स करते थे कि यहाँ पे म्यू 0 और यहाँ पे कुछ म्यू है और फोर्स लगा देते थे, तो क्या ऊपर वाला बॉडी तब मूव करता था जब लिमिटिंग पार होता था, नहीं, वो तो जैसे ही फोर्स लगा मूव कर देता था ये वाला। इसलिए ऐसे नहीं है, वो जो तुम आइडिया बता रहे हो ना, वो पता कब प्रूव होगा, अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे अगर फोर्स लगाते हो तब वो जो आइडिया बता रहे हो वो ट्रू होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को जब तक पार नहीं करते यानी एक्सीड नहीं करते तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। ये इस केस के लिए वैलिड है, ये यूनिवर्सल। ओके सर, ओके सर, जब तक पार नहीं होगा एक्सीड नहीं करेगा तो मूवमेंट नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं। आई होप नाउ इट्स ओके, ठीक है। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर डिस्कशन ऑन फ्रिक्शन ऑन वर्टिकल वॉल। आई थिंक बाकी केसेस तो सब में आ गया होगा ना, बाकी केसेस में कोई दिक्कत तो नहीं था ना। चलो ठीक। सर जो आपने सीपीटी की दी थी सर उसमें क्वेश्चन 3 तो सर क्वेश्चन के ऑप्शंस में ही नहीं आ रहा था आंसर, तो क्या सर वो कह रहा है क्वेश्चन 3 में सर जो आंसर था ना वो ऑप्शन में नहीं था, ऐसा कुछ है? हां सर, थर्ड वाला, हाँ तो देख लेंगे, चिंता मत करो, टाइम वेस्ट हो गया सर। हाँ कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ होता हो तो मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे ही रखा है, इज दैट यू आर सपोज्ड टू राइट योर ओन ऑप्शन। अब तो ऑफलाइन है, ओन ऑप्शन लिख लो। सर लिखना है, हाँ मतलब सर अपना डैशबोर्ड क्या है, लिख देना चाहिए, अगर मान लो कॉन्फिडेंस है कि आंसर चॉइस गलत है, जो अभी कह रहे हो कि आंसर चॉइस गलत है तो उसमें भी लगाओ आंसर चॉइस गलत है। पर सर जब श्योर नहीं था क्या मतलब मान नेगेटिव हो जाती है अगर हम लिख देते तो। यस सर। नहीं, लेकिन एक चीज बताओ, अगर तुम श्योर हो कि तुम्हारे आंसर सही है और ऑप्शंस गलत है तो फिर और अगर अनश्योर हो सर मैं बाकियों को देख पर सर वो नेगेटिव का रिस्क है। क्या लगता है? पर सर अब तो श्योर हो गए ना। नहीं पता कैसे चल रहा है उस टाइम कि सबका नहीं आ रहा है, आ रहा है, ये तो तुम कुछ सीक्रेट रिवील कर रहे हो यानी ऐसे पूछे वो बोला नहीं होगा। सर बोनस मिलना चाहिए इसका। हाँ बेटे,
बोनस मिलना चाहिए, सबको मार्क्स मिलने चाहिए उसको। इतना मार्क्स के लिए मत सोचा करो। मार्क्स का ज्यादा टेंशन मत लो। अगर आगे से ध्यान रखना इज दैट अगर कोई ऐसे एक आध क्वेश्चन अगर होता है तो, और अगर तुमको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा आंसर सही है और वो आंसर चॉइसेस में नहीं है, अगर तुमको कॉन्फिडेंस है देन यू शुड आल्सो टेक द रिस्क। एक्सक्यूज मी सर, उसमें एक दिक्कत है। रिस्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जरा सोचो, सपोज बाई चांस ऐसे भी तो हो सकता है कि मान लो तुमने गलत सोचा इस वजह से नहीं आ रहा, तो अब ये डिस्टिंग्विश कैसे होगा? तो वही तरीका है कि आंसर चॉइस लिख के आ जाओ, है ना? और देयरफॉर है ना? अच्छा इशिता सेज कि मैंने कैलकुलेशन तो पेपर के पीछे किए हैं लेकिन आंसर लिखे नहीं। अब देखो है ना, अब मान लो मैंने घर में खाना बनाया लेकिन मेहमान को खिलाया नहीं, है ना, कि मुझे डर लग रहा था कि टेस्ट अच्छा हुआ है या नहीं है, और बाद में मैंने चख के देखता हूँ कि बहुत जबरदस्त टेस्ट है, तो क्या फोन पे बताओगे कि मैंने एक और आइटम भी बनाया था? इसलिए उसको तो नहीं माना जाएगा। चलो एनीवे अविरल बोल रहे हैं कि मैंने लिख के आया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, लेट्स कंटिन्यू नाउ। बस छोड़ो। टुडे वी स्टार्ट विद अ डिफरेंट क्वेश्चन, दैट इज दिस। यहाँ पे 2t न्यूटन का फोर्स है, यानी समय के साथ वेरी कर रहा है, और लंबा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साइज को लेकर कोई दिक्कत नहीं, कोई गिरने पड़ने वाला चीज है नहीं, वो ध्यान रखना। और यहाँ पे t न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 6 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 8 kg का ऑब्जेक्ट है, और इसका म्यू है 0.5। ठीक है, चलो अब तुमको करना क्या है, तुमको दोनों के एक्सेलरेशन बताना है विद टाइम, और एक्सेलरेशन के साथ ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी है ना, तो दैट्स ऑल। ठीक है, तो तुमको बताना है एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया, और ये हो जाएगा फ्रिक्शन वर्सेस टाइम। यानी इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया है, लेकिन हमने किया था कि एक ही बॉडी पे फोर्स है, और या तो ऊपर वाले पे या तो नीचे वाले पे। अब क्या है कि दोनों पे फोर्स है, इस पे 2t है और इस पे t। ठीक है, चलो ग्राउंड स्मूथ है। एक चीज हाँ, ग्राउंड स्मूथ है, म्यू इज इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान रखना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाएगा। वैसे तो ऑब्वियस है, जब कुछ नहीं मेंशन होता तो यही पॉजिटिव डायरेक्शन लिया जाता है, बट फिर भी ठीक है ना, फिर भी okay, now let's start the discussion। ठीक है ना, I think you've got some time for thinking and analysis। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा तुम बताओ कि शुरू में क्या होगा, t is equal to 0 प्लस, तो इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? now you might say कि मैं बताऊं क्या, बहुत कुछ चीजें हैं, तो तुमको ये बताना है कि शुरू में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर है तो क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2 इज फ्रिक्शन का नेचर और डायरेक्शन। हाँ स्टार्ट करो। सर फ्रिक्शन तो स्टैटिक होगा। ठीक है, शुरू में तो स्टैटिक ही होगा, और यहाँ तो है नहीं, सिर्फ यहीं पे होगा। ठीक है, ओके। डायरेक्शन फ्रिक्शन हाँ राइट नहीं, अब राइट भी होगा लेफ्ट भी होगा, किस पे क्या होगा? सर 6 वाले पे राइट 6 वाले पे राइट की तरफ होगा। ओके, और ओवरऑल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? राइट है, यानी 6 वाले को फ्रिक्शन चलाएगा F, और ये वाला F पीछे होगा। ये शुरू में होगा, कब तक? जब तक फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग। चलो उसके बाद तो बाद में एनालिसिस करेंगे। यानी फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक होगा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या F इज इक्वल टू T होगा? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं सर, एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, एक्सेलरेशन है फिर भी F इज इक्वल टू T होने में दिक्कत क्या है? F इज इक्वल टू 2T तो नहीं बोला मैंने। तब तो एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगी? किसका? सर F माइनस T। देखो F कुछ ना कुछ T तो आएगा ना, T/2 T/7 या कुछ तो आएगा ना, तो मैं पूछ रहा हूं T होने में क्या दिक्कत है? अभी मूव कैसे करेगा? कौन? 6 के लिए। हाँ, तो उससे क्या दिक्कत है, ना मूव करे। सब दोनों को साथ में मूव करना। हाँ, यानी क्या हो, दिक्कत यहाँ पे आ रहा है कि अगर मान लो F का वैल्यू T हो जाता है, शुरू में F का वैल्यू अगर T हो जाता है, तो इन दैट केस क्या होगा, ऊपर वाला ब्लॉक में रुक गया, और ऊपर वाला ब्लॉक रुक गया और नीचे वाला चल रहा। हमने तो ये माना है कि इकट्ठे चल रहा है,
तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो यानी f का वैल्यू t तो नहीं हो सकता, t से ज्यादा t से कम। हाँ जी, t से ज्यादा सर कम होगा सर, कम पॉसिबल होगा। ज्यादा ओके अब यहाँ पे आंसर आ रहा है कि t से कम होगा। ओके कम होगा सर। सर कम ही होगा। देखते हैं कि करके। हाँ सुमंत बताओ बेटा, t से कम होगा f का वैल्यू। ओके चलो कोई बात नहीं, देखते हैं f का वैल्यू t से कम ज्यादा ज्यादा, तुम बोल रहे हो ज्यादा बता रहे। ओके ज्यादा का लॉजिक, हाँ कौन कौन, क्यों t से ज्यादा होगा तो भी मूव करेंगे, t से कम होगा तो भी मूव करेंगे, कम के क्यों नहीं करेंगे? हाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है ना। देखो शुरू में क्या है ना कि ये वाला फोर्स डोमिनेटिंग है, तो देखो ओवरऑल सिस्टम सामने की तरफ जाएंगे यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, और इस बॉडी को कौन लेके जा रहा है? फ्रिक्शन लेके जा रहा है। अगर देखा जाता है इफेक्टिवली, क्यों फ्रिक्शन माइनस टी वाला फोर्स है तब जाके, यानी शुरू में क्या होगा, f का वैल्यू t से ज्यादा होगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या था कि अगर मैं f वर्सेस t का स्लोप बनाता हूं तो दो टाइप का ग्राफ हो सकता है, एक 45 डिग्री से कम और एक 45 डिग्री से ज्यादा। तो कौन सा लो? 45 डिग्री से ज्यादा वाला। ये वाला खत्म हो गया। देखो एक एक करके जजमेंट, ये फिजिक्स का पार्ट है। अब तक तो इक्वेशन लिख के मैथमेटिक्स लिख के तो शायद हम क्वेश्चन कर भी लिए हो, फिर फिजिक्स का कोई डिस्कशन ही नहीं होगा, है ना। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आइडियाज जनरेट कर रहा हूं और डिस्कस कर रहा हूं। चलो ठीक है, कुछ देर तक चलेगा ये, उसके बाद तो लिमिटिंग होना ही है ना, तो लिमिटिंग हो जाएगा। चलो ठीक है, वो तो मैं बाद में देख लूंगा। और ये लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5 into 60 यानी 30 न्यूटन। यानी जब तक फ्रिक्शन का वैल्यू 30 न्यूटन ना हो तब तक क्या होगा ना, इसका मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अब एक काम करो, इसका टाइम निकालो, कितने देर बाद यानी कितने सेकंड्स बाद, अच्छा ध्रुव बताते ज्यादा होगा, ठीक है यू आर राइट ध्रुव, ठीक है। कितने देर बाद इसका फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग के बराबर होगा 21 आ रहा, 21 आ रहा। ओके देखते हैं। देखो शुरू में क्या होगा, जब तक इकट्ठे जाएंगे, क्योंकि लिमिटिंग मतलब क्या, तो वो लास्ट पॉइंट है जब वो दोनों इकट्ठे जाएंगे, तो इकट्ठे जाएंगे तो एक्सेलरेशन कंबाइंड क्या होगा, t/14। तो जिस समय लिमिटिंग हो जाएगा उस समय ये 30 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 30 माइनस t इज इक्वल टू 6a, और उस वक्त इसका हो जाएगा 2t माइनस 30 इज इक्वल टू 8a। तो मैं काम को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा 6t माइनस 2t इज इक्वल टू 12a, है ना। तो उससे आ जाएगा कैसे ना, 2t कैंसिल, 60 माइनस 30 30, ये 18 हो गया, यानी a इज इक्वल टू 30 बाय 18, 6 से डिवाइड करो तो 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जिस वक्त फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय का टाइम क्या होगा, मैं इनटू 5/3 कर देता हूं, यहाँ पे इसमें कर सकते हो, 5/3 कर देता हूं, तो 5/3 करूंगा तो 2 10 तो इधर आ गया, यानी 20 सेकंड्स आ रहा है। हां ये 3/2 आ रहा है। हाँ अच्छा 12, मैं कौन सा दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 में 30 बाय 18, तो 6 से 3 6 से 5 क्या दिक्कत आ रहा है अच्छा 20, ठीक है उधर तक बिल्कुल, यानी ये 3/2 है। ठीक एग्री, तो 3/2 हो गया, तो मैं 3/2 अगर यहां पुट कर देता हूं तो दैट इज 9 आ जाएगा, तो यानी t इज इक्वल टू 21 सेकंड सही है। ठीक है, यानी 21 सेकंड तक तो इकट्ठे जाएंगे। अब क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल है, ध्यान से सुनो, क्या इस वक्त इसके बाद जो ये वाला बॉडी है ये अपना डायरेक्शन बदल देंगे, क्या ये बॉडी अपना डायरेक्शन बदल देंगे आप? क्या सर? क्या बॉडी का मोशन का डायरेक्शन अब बदल जाएगा 21 सेकंड के बाद? यस और नो? यस भूमिका, t इज इक्वल टू 21 पे लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, यानी इसके बाद क्या होगा ना, अलग होगा, इसके बाद दोनों अलग चलेंगे। ठीक है सर फिर टी डोमिनेट करेगा सर।
सर फिर जो फोर्स सर उसको पीछे लेके जा रही है सर वो डोमिनेट करेगी। हाँ ठीक है, तो मेरा सवाल इसलिए था, क्या इसके बाद बॉडी टर्न कर जाएंगे 21 सेकंड के बाद? यस सर। बाकियों का क्या ओपिनियन है? यस अक्षिता? हाँ क्या होगा? आगे चलेगा अभी तो टर्न नहीं करेगा। देखो फाइनली इस ऑब्जेक्ट को इधर जाना है और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को आगे जाना है। फाइनली तो ये होगा। क्यों भाई? कभी ना कभी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और कभी ना कभी ये भी इनफाइनाइट होगा। ये भी तो इनफाइनाइट होगा ना, टी है ना, तो इनफाइनाइट तो होगा कभी ना कभी, तो इसलिए वो इधर ही एक्सीलरेट करेंगे। तो इसलिए फाइनली तो इस ऑब्जेक्ट को इधर ही जाना है। मेरा सवाल है क्या 21 सेकंड बाद वो होगा? द आंसर इज नहीं, 21 सेकंड बाद नहीं होगा सर। एकदम नहीं। हाँ बोलो बोलो। सर एकदम नहीं होगा। हाँ एकदम नहीं होगा, वो एक्चुअली थोड़ी देर और चलेंगे क्योंकि इस समय तक वेलोसिटी गेन हो चुका है इसका। इस समय तक इसका वेलोसिटी गेन हो चुका है। वो वेलोसिटी पहले रिवर्स करना पड़ेगा। तो यानी क्या होगा, पहले कहीं ना कहीं रुकेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसलिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अपना लेते हैं। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा? देखो 21 सेकंड तक इकट्ठे जा रहे हैं, तो 21 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना है? 3/2। तो 21 सेकंड तक तो एक्सेलरेशन आया 3/2। ये लो, ये 21 सेकंड, ये 3/2, 1.5 दोनों कंबाइंड चल रहा है। उसके बाद नीचे वाले का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2t minus 30/8, ठीक है, और उसका स्लोप बढ़ जाएगा, तो यानी उसके एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरफ चल जाएगा। ठीक है, तो इसका स्लोप बढ़ गया। जैसे अभी स्लोप कितना है ना, अभी स्लोप है 1/14, ये हो जाएगा tan थीटा। स्लोप हो गया 1/14। ये मैं स्लोप लिख रहा हूं ब्रैकेट में। इसका स्लोप क्या होगा ना? इसका स्लोप हो जाएगा 1/8 इसका स्लोप, क्योंकि अब हो जाएगा 2t नहीं 1/4, ठीक है ना, क्योंकि इसका अगर इक्वेशन लिखता हूं मैं t greater than 21, अब तो ये हो चुका है, इसको हटा देता हूं, ठीक है ना, ये जगह ही नहीं कहीं है। तो t greater than 21 में क्या होगा ना, इसका हो जाएगा 2t minus 30/8, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 8 वाले का एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, तो इसका स्लोप 1/4 है, यानी स्लोप 1/4 है। ये लो आ गया। और जो दूसरा है उसका अब क्या होगा ना, जो है हाँ, तो इसका भी क्या हो रहा है, इस पर फ्रिक्शन कितना है ना, फ्रिक्शन हो जाएगा इस पर 30 न्यूटन। यानी क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, और टाइम कितना है 21 सेकंड। तो क्या होगा, दूसरे का भी एक्सेलरेशन तो अभी स्ट्रेट होगी, फिर मतलब पीछे की तरफ चलना, यानी दूसरे का एक्सेलरेशन भी अभी क्या होगा, कुछ आगे चलेंगे। यस ऐसा मतलब हाँ, मतलब आगे की तरफ चलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अगर देखता हूं मैं, जब तक t = 30 नहीं होता है ना, अब अगर इसका फ्रिक्शन देखते हो तो सामने की तरफ है 30, इसके बाद 21 सेकंड के बाद इसका फ्रिक्शन 30 सामने की तरफ है, लेकिन फोर्स तो अभी पीछे 30 तक तो डेवलप नहीं हुआ, इसलिए 9 सेकंड अभी और ऐसे आगे होंगे जब ये एक्सेलरेट करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। लेकिन उस समय स्लोप बदल जाएगा, तो इसका तो 1/4 स्लोप हो गया, इसका स्लोप क्या होगा 1/6, यानी ऐसे जाएंगे। कब तक? 30 तक। जहां तक आगे जाने वाली बात है, ये अभी 30 के बाद भी आगे जाएंगे, है ना। और अब जाके क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन बदलना शुरू करेगा, ठीक है। यानी अभी तक क्या हो रहा है, देखिए t 21 है और इस वक्त फ्रिक्शन हो गया 30 सामने की तरफ, तो इसके बाद 30 तो कांस्टेंट ही रहेगा सामने की तरफ, और पीछे का जो है 21 वो 9 सेकंड तक बढ़ता जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन जो है सामने की तरफ जाएगा, और नहीं रिड्यूसिंग होगा ना सर, ये ऐसा नहीं होगा, रिड्यूसिंग है ना, ये सामने की तरफ रिड्यूसिंग होगा, और फिर आगे जाएंगे, एक्सेलरेशन 30 पे 0 होगा, है ना, 30 पे एक्सेलरेशन 0, यहां जाए, मैं उधर कर दिया था, तो 30 पे एक्सेलरेशन 0, और फिर ऐसे, और उसके बाद जो है टाइम लगेगा इसका वो होने में,
अब अगर मैं पूछूंगा बताओ कितने सेकेंड बाद इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होगा, यानी माय लेटेस्ट क्वेश्चन नाउ इज आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स from start will the direction of motion of 6 kg reverse. ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ये लास्ट क्वेश्चन है कि कितने देर बाद इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो जाएगा। अब वो सोचो, ठीक है, अब सोचो कितने सेकेंड बाद इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो जाएगा। यानी इतना में ये पता चल रहा है, फिर से एक्सप्लेन कर दो। आफ्टर 21 सेकंड्स इज वन सेइंग, देखो वंस पता क्या हो रहा है, सब समझो थोड़ा सा। अब फ्रिक्शन जाकर ना काइनेटिक हो गया, ठीक है ना। काइनेटिक होने का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर पीछे की तरफ 30 लगेगा। ये मैं t ग्रेटर देन 21 सेकंड्स बट लेस देन 30 सेकंड्स की बात कर रहा हूं। वैसे उसके बाद भी वही रहेगा, इसलिए काम करो t ग्रेटर देन 21 करो। t ग्रेटर देन 21 में क्या होगा, t ग्रेटर देन 21 में क्या होगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 होगा। तो देखो सामने की तरफ 30 न्यूटन फोर्स है, लेकिन पीछे की तरफ t है तो वो 30 से कम है। अभी 21 से लेके 30 तक तो 30 से कम ही हुआ, इसलिए सामने की तरफ ही एक्सीलरेट करेंगे, लेकिन उसका वैल्यू रिड्यूस करेगा। वो मैंने गलती से इंक्रीज करा दिया था, वो वैल्यू रिड्यूस करेगा। और 30 सेकंड पे जाके क्या होगा, फ्रिक्शन सामने की तरफ 30 बनेगा और ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं t वो भी 30 बनेगा, तो 30 न्यूट्रलाइज करके 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये अब जाके 0। सर एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ग्राम की इक्वेशन लिख दो। 21 सेकंड्स बाद एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg, तो a6 इज इक्वल टू 30 माइनस a6, उसके बाद ग्रेटर देन कभी भी लगा लो बाय 6। तो फ्रिक्शन 30 हो गया ना। सर जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब चलेगा ना। ओके, अक्षय has also asked कि क्या इस केस में मैं पोजीशन टाइम ग्राफ भी बना सकता हूं। अभी कोशिश करता हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ भी बन जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा वेरिएबल है इसमें, बट हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो 21 सेकंड से लेके 30 वाला समझ में आ गया। वंश से वो फटाफट रिप्लाई कर। अच्छा यस, चलो ठीक है। अब तो जो मेरा सवाल था इज दैट कि ये बॉडी कंटिन्यूअसली सामने की तरफ जा रहा है, ये वाला बॉडी कंटिन्यूअसली सामने की तरफ जा रहा है, पर कभी ना कभी उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा। वो टाइम पूछा था, आया किसी ने? वो टाइम बता दो क्या होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कितने सेकेंड बाद ये वाला बॉडी पीछे की तरफ मूव करेंगे? क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्योंकि फोर्स T है तो इसलिए इस बॉडी को पीछे ही जाना पड़ेगा, पर शुरू में क्योंकि ये डोमिनेटिंग है तो इसलिए शुरू में ऊपर वाला ऑब्जेक्ट भी सामने की तरफ जा रहा है कुछ देर तक। तो वो कितना देर तक? कितने देर तक? किसी आंसर है उधर? अभी यहाँ पे भी नहीं है आंसर किसी के। कोई नहीं, जल्दी करो। ओके, लक्ष्य इज गिवन कि 26 सेकंड्स। भैया 26 सेकंड्स में कैसे होगा? 26 सेकंड्स तक तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा है ना, सोच के देखो। लक्ष्य देखो 26 सेकंड्स तक तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही रहा है ना, ये देखो 30। तो देखो आंसर 26 सेकंड्स तो नहीं हो सकता है, या तो कुछ और मीनिंग है तुम्हारे कुछ आंसर का, आई डोंट नो। ओके देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देना ना। नहीं इंटीग्रेशन मत करो, इसका आंसर बता दो कैसे निकलेगा। इसका एरिया निकालो। इसका एरिया कितना हो गया?
हाफ 3/2 into 21 इसका अच्छा नहीं पूरा ही निकाल लो हाफ 30 into ये पूरा एरिया हाफ 30 into 3/2 ठीक है तो 2 से 15 यानी कितना आ गया 22.5 अब जरा सोचो ये एरिया पॉजिटिव है उतना ही एरिया जब नेगेटिव हो जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा हाँ सर है ना तो वो कैसे निकलेगा ना ये दोनों तो ट्रायंगल सिमिलर होगा ना तो अगर ये इसको x मान लो अगर इसको x मानो तो ये कितना है 1.5 और ये कितना है 9 तो इसका स्लोप क्या होगा 1.5 by 9 यानी 3/2 upon 9 यानी 1/6 तो अगर ये x होगा तो ये क्या होगा x/6 आगे इसके एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू x/6 वो कितने के बराबर होना चाहिए 22.5 के बराबर होना चाहिए 45/2 के बराबर होना चाहिए तो हाफ आप तो कैंसिल कर लो 6 into 45 कर लो यानी x² = 45 into 6 यानी x क्या हो गया √45 into 6 का कैलकुलेशन चेक कर लो ठीक है तो कितना आ जाएगा ना अगर देखते हो तो 9 तो 3 बाहर आ गया हाँ ऐसे कुछ आएगा तो नहीं 9 into 5 हो गया तो 9 का तो बाहर आ गया 5 into 6 50 आ गया यानी 3√30 यानी मैंने क्या पूछा आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स तो आंसर कितना आ गया फिर आंसर आ गया 30 इसका आंसर आ गया 30 प्लस 30 plus 3√30 seconds देखो यस तो इंटीग्रेट करके भी आ जाता है वो तो आएगा एक बार इससे आसान और क्या हो सकता है ना चलो ठीक है तो आई होप यू गॉट द पॉइंट आई मीन यानी बेसिकली क्या हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव एरिया ऑफ द एक्सेलरेशन है यानी क्योंकि इंक्रीज इन वेलोसिटी बताया और यहाँ पे नेगेटिव एरिया यानी डिक्रीज इन वेलोसिटी है ना तो देयरफॉर जहां पे दोनों बराबर हुआ तो यानी कि उसके एंड ऑफ द इसमें क्या होगा वेलोसिटी का चेंज 0 आ जाएगा और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ यानी रेस्ट पे तो यानी बस ये एक्सेलरेशन मतलब ये वैल्यू निकाल लिया x का जिसमें इन दोनों का एरिया बराबर और वो 30 के साथ ऐड कर लिया आंसर तो 30 plus 3√30 मतलब कितना आएगा 5 point something यानी 15 के आसपास यानी 45 से थोड़ा ज्यादा है कोई 46 47 ऐसे कुछ है ना ओके आर्यन हैज गिवन द आंसर वैसे तो 46.43 आई होप दैट वाज द करेक्ट आंसर है ना चलो ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं that's it for today we'll continue tomorrow ठीक है and hopefully by tomorrow you would have solved the question paper and we will discuss that first ठीक है okay बेटे आज के लिए इतना ही have a good day bye bye थैंक यू सर okay thank you have a good